कहानी शुरू होती है एक हार्डकोर गेमर कनिशी से, जिसने अभी अभी एक ऐसा गेम खत्म किया है जिसे पूरा करने में उसे पूरे 3 साल लग गए। गेम क्लियर करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर पीछे टिकता है और लंबी सांस लेते हुए सोचता है कि सच में ये गेम कितना बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग था। इतना लंबा टाइम देने के बाद भी इसने उसे कभी सच में चैलेंज ही नहीं किया। कनिशी को तो ऐसा गेम चाहिए जो उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करे, इतना मुश्किल कि उसे खत्म करने में कम से कम 10 साल लग जाए। उसे असली चैलेंज चाहिए, ऐसा नहीं जिसे बस पेशेंस से कोई भी क्लियर कर ले। यही सोचकर वो तुरंत अपने अगले गेम की तलाश शुरू कर देता है। वो अलग अलग टाइटल्स, रिव्यूज और रिकमेंडेशन स्क्रॉल करता है, लेकिन कुछ भी उसका इंटरेस्ट नहीं पकड़ पाता। तभी अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और फ्लिकर करने लगती है। स्क्रीन पर अजीब सा टेक्स्ट दिखाई देता है जो उसे एक ऐसे गेम का ऑफर देता है जो कभी खत्म नहीं होता और एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ मैजिक भरा पड़ा है। ये पढ़ते ही कनिशी की आंखें एक्साइटमेंट से चौड़ी हो जाती है। उसने पहले कभी ऐसा गेम नहीं सुना जो कभी खत्म ही ना हो, और सिर्फ ये आइडिया ही उसका दिल तेजी से धड़काने लगता है। बिना एक सेकंड सोचे वो उस पर क्लिक कर देता है। फिर उससे डिफिकल्टी लेवल चुनने को कहा जाता है। ऑप्शंस में इजी मोड से लेकर हार्ड मोड तक सब कुछ होता है, जो उसे काफी नॉर्मल और बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे स्क्रॉल करता है, उसे सबसे नीचे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखता है, हेल मोड। ऐसा ऑप्शन उसने किसी भी गेम में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी एक्साइटमेंट तुरंत स्काईरॉकेट कर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही वो चैलेंज है जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रहा था। बिना जरा भी सोचे वो हेल मोड सिलेक्ट कर देता है। इसके बाद वो समनर क्लास चुनता है और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट बटन दबा देता है। लेकिन जैसे ही वो क्लिक करता है, कुछ अजीब हो जाता है। उसकी स्क्रीन तेज रोशनी से फ्लैश करती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर खिंच जाता है। अगली चीज जो उसे याद है वो ये कि वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक न्यूबॉर्न बेबी बनकर जागता है, जोर जोर से रोते हुए, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब सर्व फैमिली में हुआ है। जन्म के थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उसे प्यार से उठाता है और उसका नाम रखता है आलन। हैरानी की बात यह है कि आलन अपनी इस हालत से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। अपनी पिछली जिंदगी में वो 35 साल का एक गरीब गामेर था जो एक डेड एंड जॉब में फंसा हुआ था और जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। उसके मुकाबले ये नई जिंदगी तो उसे एक फ्रेश स्टार्ट जैसी लगती है। रीइंकार्नेट होने की वजह से उसे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला है, इस बार कुछ बेहतर और मीनिंगफुल करने के लिए। फिलहाल अलन सिर्फ 1 साल का है, इसलिए वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने थॉट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकता है। आसपास लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ सकता है और हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जापानीज है, यानी यही यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है। आलन और उसका परिवार एक फ्रंटियर विलेज में रहते हैं, जहाँ पायनियर्स जमीन पर खेती करने के बदले रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं। गांव अभी नया नया बसा है और इतना अनडेवलप्ड है कि इसका अभी तक कोई प्रॉपर नाम भी नहीं रखा गया। आलन के पिता का नाम रॉडन है, जो एक मेहनती और केयरिंग इंसान है और अपने परिवार को संभालने के लिए जो बन पड़े वो करता है। उसके चेहरे और बर्ताव को देखकर आलन अंदाजा लगाता है कि रॉडन की उम्र करीब 20 साल के आसपास होगी। उसकी माँ का नाम दर्सिया है और आलन अंदाजा लगाता है कि उसकी उम्र शायद अभी लेट टीन्स में ही होगी। अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ इतना प्यार और लगाव से रहते देख आलन को लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके छोटे भाई बहन भी इस घर में आ जाएंगे। उसी रात जब उसे सुला दिया जाता है, आलन चुपचाप लेटा हुआ सोचने लगता है। अचानक उसे याद आता है कि इस दुनिया में उसका क्लास समनर है। वो अपने स्टैट्स देखने के लिए एक स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, कुछ अजीब हो जाता है। विंडो आने की बजाय अचानक एक बड़ी सी बुक हवा में उसके ऊपर आ जाती है और तैरने लगता है। ये देखकर आलन डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही उसके माता पिता तुरंत सतर्क हो जाते हैं। आलन समझ जाता है कि अगर उन्होंने ये बुक देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए वो घबराकर तुरंत उस फ्लोटिंग बुक को गायब कर देता है। उसके माता पिता दौड़ते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता तो वे सोचते हैं कि शायद बच्चा नींद में ही आवाज कर रहा था, इसलिए वे शांत होकर वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही आलन फिर से सावधानी से उस बुक को बाहर निकालता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये फ्लोटिंग बुक असल में एक ग्रिमवार है, जिसमें उसके सारे स्टैट्स और एबिलिटीज की जानकारी लिखी हुई है। उसे पढ़कर वो कंफर्म करता है कि वो सच में एक समनर है, बिल्कुल उसी क्लास की तरह जो उसने गेम में चुनी थी। बुक में लिखा है कि वो क्रीचर समन कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए फिलहाल वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस्ट्स ही समन कर सकता है। फिर भी आलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत कुछ समन करना चाहता है, इसलिए वो एक इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे, कुछ भी नहीं होता। कई बार फेल होने के बाद वो खुद को शांत करता है और ध्यान से सोचने लगता है। तभी उसे ग्रिमवार में लिखी एक और स्किल याद आती है और वो पहले अपनी क्रिएट स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, आखिरकार कुछ होता है। उसके सामने एक इंसेक्ट क्राफ्टिंग कार्ड आ जाती है। ये देखकर आलन समझ जाता है कि क्रिएचर को समन करने से पहले उसे क्रिएट करना पड़ता है। अब जब उसके पास क्राफ्टिंग कार्ड है, वो इंसेक्ट समन करने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी समय उसकी माँ उसे देखने कमरे में आ जाती है। आलन तुरंत रिएक्ट करता है, वापस लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। उसकी माँ के जाने के बाद भी उसे अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। उसकी आंखें भारी होने लगती है और उसे
उसे समझ आ जाता है कि जबरदस्ती जागते रहना बेकार है, इसलिए वो सोचता है कि अभी सो जाना ही बेहतर है और कल सुबह फिर से समन करने की कोशिश करेगा। अगली सुबह जब उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, आलन धीरे से अपना ग्रिमोयर फिर से निकालता है। एक पल में ही एक ग्रासहॉपर आ जाता है और सीधे उसके चेहरे पर कूद पड़ता है। आलन घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही संभल कर उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है कि वे उसकी बात माने, लेकिन ग्रासहॉपर को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वे आराम से उछलता हुआ अपने रास्ते चला जाता है। उलझन में पड़ा आलन फिर से ग्रिमोयर चेक करता है, उम्मीद करते हुए कि शायद उसमें इसका कारण लिखा हो। उसे बुक के अंदर ग्रासहॉपर के स्टार्स मिल जाते हैं। साथ ही ग्रिमोयर ये भी बताता है कि उसे अपने समन किए गए क्रिएचर को एक नाम देना होगा। थोड़ा सोचने के बाद एलन फैसला करता है कि डेंका एक ग्रासहॉपर के लिए ठीक ठाक नाम रहेगा। फिर एलन अपने खुद के स्टार्स देखता है और उसे पता चलता है कि डेंका को समन करने से उसकी एबिलिटी सच में बढ़ गई है, लेकिन वो अभी खुश होने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर डेंका पर पड़ती है, वो तुरंत घबरा जाती है क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। बिना सोचे समझे वो तुरंत ग्रासहॉपर को कुचल देती है और बस उसी पल डेंका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक आलन अपनी स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है और आखिरकार वो एक और क्रीचर समन करने में सफल हो जाता है। इस बार एक छोटा सा माउस आता है जिसे वो नाम देता है माउजी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माउजी भी डेंका जितना ही बेवकूफ निकलता है। वो ठीक से ऑर्डर्स नहीं मानता और ज्यादातर वही करता है जो उसका मन करता है। हाँ, एक फर्क जरूर है, माउजी के पास स्करी नाम की एबिलिटी है जिससे वो कमरे में बिजली की तरह तेज दौड़ सकता है। भले ही वो बहुत ओबीडियंट नहीं है, लेकिन जब भी आलन उसे स्करी इस्तेमाल करने को कहता है तो वो मान लेता है, जिससे आलन को थोड़ा सुकून मिलता है। बाकी दिन आलन अपना ग्रिमोयर ध्यान से पढ़ने में लगा देता है। वो हर पेज बार बार पढ़ता है, ये समझने की कोशिश करता है कि समनिंग असल में काम कैसे करती है और वो क्या करे ताकि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर समन कर सके जो उसकी बात भी ठीक से माने। वो अलग अलग तरीकों, कंडीशंस और स्किल कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचता है, लेकिन जितना भी सोच ले उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिर में उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। उसी दोपहर उसके पिता रोदन घर लौटते हैं। उनके कपड़ों पर खून के दाग लगे होते हैं और साफ पता चलता है कि वो अभी अभी एक खतरनाक हंट से लौटे हैं। रोदन गर्व से बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बॉर मार गिराया है। वह बताते हैं कि वो कितना विशाल और डरावना था। फिर आलन से पूछते हैं कि क्या वो उसे देखने जाना चाहता है। ये सुनकर आलन की एक्साइटमेंट आसमान छूने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में ये पहला असली मॉन्स्टर होगा जिसे वो अपनी आंखों से देखने वाला है। अपने बेटे की खुशी देखकर रोदन उसे साथ ले जाने का फैसला करते हैं। ये एलन का पहली बार घर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड महसूस करता है। रास्ते में उसके पिता आसान में उड़ते पक्षियों के एक झुंड की ओर इशारा करते हैं जिन्हें अल्बाहेरोन कहा जाता है। इस मौसम में ये सभी उत्तर की ओर उड़ते हैं और ये फॉल के आने का संकेत होता है। फिर रोदन बताते हैं कि उन्होंने आलन का नाम भी अल्बाहेरोन से ही इंस्पायर्ड होकर रखा था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉर को काटा जा रहा होता है। कई गांव वाले पहले से वहां मौजूद होते हैं और मिलकर उस मॉन्स्टर को प्रोसेस कर रहे होते हैं। शुरू में आलन पास से उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे ध्यान से देखता है उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। इतना बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर सामने देखकर उसे एहसास होता है कि ये सच में कितना खतरनाक है। आलन समझ जाता है कि अगर उसे अभी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़े तो उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उनका पड़ोसी गर्दा वहां आता है और रोदन को बार मारने पर बधाई देता है। उसके बाद आसपास के बाकी गांव वाले भी खुशी से चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतना बड़ा बॉर मार गिराना कोई आसान काम नहीं है। फिर रोदन फॉर्मल तौर पर आलन का इंट्रोडक्शन गैडा से करता है। गर्दा ये देखकर हैरान रह जाता है कि आलन कितना पोलाइट और वेल मैनर्ड है, खासकर जब वो अभी सिर्फ 1 साल का है। ये सब छोड़कर आलन उससे पूछता है कि असल में बार कितना ताकतवर मॉन्स्टर होता है। गर्दा बताता है कि बॉर्स आमतौर पर सी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं और एक को मारने के लिए लगभग 20 लोगों को मिलकर लड़ना पड़ता है। ये सुनकर आलन चुपचाप इस जानकारी को अपने दिमाग में नोट कर लेता है, क्योंकि अब उसे इस दुनिया की ताकत का एक बेंचमार्क मिल गया है और ये भी समझ आ जाता है कि भविष्य में उसे किस स्टेज के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 10 महीने बाद आलन को एक रोमांचक खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वो आखिरकार समनर लेवल 2 तक पहुंच गया है। इस लेवल अप की वजह से अब वो जी रैंक क्रिएचर कार्ड्स बना सकता है, जो उसके लिए एक बड़ी प्रोग्रेस है। इतना ही नहीं, उसे एक बिल्कुल नई स्किल भी मिलती है जो उसे अपने समन किए हुए क्रीचर्स को आपस में फ्यूज करने की पावर देती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आलन की इन्वेंटरी स्पेस अब डबल हो जाता है। इसका मतलब अब वो पहले से दुगने बफ्स रख सकता है, जिससे उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। उस रात डिनर खत्म करने के बाद आलन पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा होता है। नया लेवल, नई स्किल और बड़ा इन्वेंटरी मिलने के बाद वो पहली बार अपनी फ्यूजन टेक्निक टेस्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन जल्द ही उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपने कार्ड्स पर फ्यूजन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। चाहे उसका एमपी पूरी तरह फुल ही क्यों न हो, वे बार बार कोशिश करता है, हर स्टेप सही तरीके से फॉलो करता है, लेकिन फ्यूजन एक्टिवेट ही नहीं होता। इससे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट जरूर होता है, मगर वो समझ जाता है कि अभी वो बहुत छोटा है और उतना मजबूत नहीं हुआ है। समय बीतता जाता है और जब आलन 3 साल का हो जाता
है तब तक वो समनर के रास्ते पर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर चुका होता है। बहुत सारी प्रैक्टिस और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपने कुछ कार्ड्स पर फ्यूजन सक्सेसफुली इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान वो एक बर्ड कार्ड बनाता है और उससे जो बर्ड समन होता है उसका नाम वो रखता है चापी। चैपी के पास एक खास एबिलिटी होती है जिसका नाम है वॉइस मिमिक्री, जिससे वो आलन की कही हुई किसी भी बात को बिल्कुल उसी आवाज में कॉपी कर सकता है। जैसे ही आलन चैपी को अपनी आवाज इमिटेट करते सुनता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये एबिलिटी कितनी काम की हो सकती है। वो सोचने लगता है कि इससे वो दुश्मनों को कंफ्यूज कर सकता है, मॉन्स्टर्स को ट्रप में फंसा सकता है या बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। अब तक उसने जो कुछ सीखा है उसे देखकर आलन को महसूस होता है कि ये दुनिया कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स है। वह खुद से ईमानदारी से मानता है कि ये दुनिया सच में हार्डकोर गेमिंग का पीक है, उससे कहीं ज्यादा जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी खेला था। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास आलन की एक दोस्त रेना उसके घर खेलने आती है। हमेशा की तरह वे दोनों लकड़ी की स्टिक्स लेकर नाइट्स बनकर स्वॉर्ड फाइट खेलने लगते हैं। शुरुआत में आलन उसे हल्के में लेता है और सोचता है कि जीतना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रेना उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और आजाइल निकलती है। वह फुर्ती से उसके अटैक्स डॉज करती है और इससे पहले कि आलन कुछ समझ पाए पलट कर वार कर देती है। आलन उसकी स्पीड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और देखते ही देखते वो लड़ाई हार जाता है। दिन के आखिर तक आलन पूरी तरह थक चुका होता है, उसका शरीर दर्द कर रहा होता है और उसका ईगो भी थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय वो चुपचाप खुद से वादा करता है कि अगली बार की लड़ाई से पहले वो और ज्यादा मजबूत बनेगा। उसी रात परिवार को एक बड़ी खबर मिलती है। दर्जिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आलन अपने पिता से कहता है कि वो पोटैटोज की हार्वेस्टिंग में मदद करना चाहता है क्योंकि अब उसकी माँ पहले जितना काम नहीं कर पाएगी। अंदर ही अंदर आलन जानता है कि फिजिकल लेबर करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब उसके पास एक ग्रोन अडल्ट जैसी स्टैमिना है, लेकिन उसके माता पिता को ये बात नहीं पता। वे प्यार से उसे समझाते हैं कि उसकी उम्र का बच्चा काम करने के लिए नहीं होता और उसे अभी बस खेलना और मजे करना चाहिए। वे उसे कहते हैं कि वो क्रेना के साथ खेलता रहे क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब वे दोनों नाइट्स खेलते हैं तो आलन कितना खुश रहता है। फिर वे एक और बात बताते हैं कि वे आलन की आने वाली अप्राइजल सेरेमनी का इंतजार कर रहे हैं। आलन को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तब देरेजा बताती है कि जब वो 5 साल का होगा तब एक डिवाइन सेरेमनी होगी जिसमें ये तय होगा कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। वे दोनों उम्मीद करते हैं कि आलन को कोई अच्छा टैलेंट मिले ताकि उनका परिवार इस सर्फ वाली जिंदगी से आजाद हो सके। कुछ महीनों बाद सर्दियों के मौसम में आलन गलती से देंका को वापस छिपाना भूल जाता है। इसी वजह से उसकी माँ अचानक उस इंसेक्ट को देख लेती है। डर के मारे दर्जिया फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। जब रोदन भागकर उसे देखने आते हैं तब दर्जिया बताती है कि बेबी आने वाला है। उसी समय पास में क्रेना भी मौजूद होती है क्योंकि वो और आलन फिर से प्लेडेट कर रहे होते हैं। रोदान तुरंत क्रीना से कहते हैं कि वो जाकर अपने माता पिता को बुलाए क्योंकि उन्हें चाइल्ड बर्थ में एक्सपीरियंस है। थोड़ी ही देर में गेर्दा और उसकी पत्नी मतिल्दा वहाँ पहुँच जाते हैं। माथिल्दा पूरी सिचुएशन संभाल लेती है और बेबी डिलीवर करने की तैयारी करती है। वो तुरंत सभी मर्दों को घर से बाहर जाने का आदेश देती है क्योंकि उसे काम करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। लंबी रात गुजरती है और अगली सुबह लड़कों की नींद एक न्यूबर बेबी के रोने की आवाज से खुलती है। वे दौड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है। देरजा कहती है कि बच्चे का नाम रोदन रखे। बिना ज्यादा सोचे रोदन उसका नाम मेष रख देता है। दर्सिया को ये नाम तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो हंसते हुए पूछती है कि क्या ये किसी मॉन्स्टर के नाम पे रखा गया है। रोदन मान लेते हैं कि हाँ, लेकिन दर्सिया भी मानती है कि नाम सुनने में अच्छा है। फिर वो हंसने लगती है और बाकी सब भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। सबको हंसते हुए देखते हुए आलन चुपचाप सब सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि वो कभी सच में नहीं समझ पाया कि उसे रीइंकार्नेट क्यों किया गया। बस उसे इतना याद है कि वो एक ऐसा हार्डकोर गेम खेलना चाहता था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद आती है, एक ऐसी जिंदगी जो उदास और बेकार लगती थी, और वो महसूस करता है कि उसे पीछे छोड़ने में कोई अफसोस नहीं है। इस नई दुनिया में वो खुद को आजाद, बेफिक्र और अनगिनत पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ महसूस करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नया परिवार उसकी नई जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। उसे अभी नहीं पता कि वो ये कैसे करेगा, लेकिन आलन चुपचाप खुद से एक वादा करता है, चाहे जो भी करना पड़े वो अपने परिवार को सर्फ की इस हार्ड जिंदगी से जरूर आजाद करवाएगा। यही था एपिसोड 1। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो जरूर देखें।